गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बेटा। देखो आज हम यूनिट 6 स्टार्ट करने वाले हैं, ग्रेविटेशन, और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, अच्छी यूनिट है। तो ध्यान से देखो बेटा, इसको पढ़ और समझेंगे हम कि क्या है इसमें ग्रेविटेशन में और क्या करना है हमने। तो लेट वी स्टार्ट दैट ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में बेटा सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने मोशन के अंदर न्यूटन के 3 लॉ पढ़े हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। इन द फर्स्ट लॉ सेज दैट कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज इन मोशन ट्राई टू बी टेंस इन मोशन, एंड एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ट्राई टू बी टेंस एट रेस्ट till when no external force applied on it. That was the first law of Newton in motion. Second law, applied force is directly proportional to the rate of change of linear momentum. Applied force is directly proportional to the rate of change of linear momentum. And according to third law, every action and reaction equal and opposite. तो ये हमने न्यूटन्स के 3 लॉज पढ़े हैं। अब उसी तरीके से ग्रेविटेशन में जब हम बेटा यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इन द केस ऑफ यूनिवर्स, प्लैनेट्स और जो एस्ट्रॉयड सैटेलाइट्स कह सकते हैं, उनका नेचुरल भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल भी, ये सारी चीजें किसके अबाउट घूम रहे हैं? सन के अबाउट। अब सन के अबाउट घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये भी तो एक टाइप की मोशन में ही है। उस मोशन में यानी कि प्लेनेटरी मोशन के बारे में केपलर ने 3 लॉज को एक्सप्लेन किया, तो वही ये बोले जाते हैं केपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। केपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो केपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन। तो इस वीडियो में बेटा हम केवल इन 3 को डिफाइन करेंगे। देखो बिल्कुल सिंपल सा है डेफिनेशन, हम बिल्कुल सिंपली देंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि सन है, सन के अबाउट सारे प्लेनेट फिक्स ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। प्लेनेट 1, प्लेनेट 2, प्लेनेट 3, इस तरीके से ऑल द प्लेनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ फिक्स ऑर्बिट्स। तो ये आपका फर्स्ट लॉ हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ऑल द प्लेनेट्स revolves around sun indefinite orbits. फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है? वो बिल्कुल इजी है। देखिए फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सारे प्लेनेट हैं भाई, वो डेफिनेट ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं। अब सेकंड लॉ को देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा। सेकंड लॉ ये कहता है कि ठीक है भाई, ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्व्स अराउंड डेफिनेट ऑर्बिट्स। फॉर एग्जांपल दिस इज सन एंड दिस इज अ प्लैनेट व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड सन इन अ फिक्स ऑर्बिट। इस तरीके से घूम रहा है ये। सेकंड लॉ को देखो भाई, ध्यान से समझो, बेसिक से पॉइंट में बताता हूं। मान लो ये कोई 4 पोजीशन नहीं है, पोजीशन ए, पोजीशन बी एंड पोजीशन सी टू पोजीशन डी। ए से बी जाने में, ए से बी पोजीशन जाने में जो प्लेनेट है, मान लिया हम सेम टाइम दे रहे हैं टी टाइम। सी से डी जाने में भी हम प्लेनेट को सेम इंटरवल ऑफ टाइम मान रहे हैं कि टी टाइम में जा रहा है सी से डी, और ए से बी भी सेम टाइम में जा रहा है। अब जब टाइम इंटरवल अगर हम सेम दें, तो सेकंड लॉ ये कहता है कि जो ये एरिया बन रहा है, ये वाला एरिया देखिए, ये वाला एरिया ट्रेस आउट बाय द प्लेनेट, एंड इन दिस केस, एंड एरिया ट्रेस आउट बाय द प्लेनेट इन दिस केस, will be same. तो statement of the second law of Kepler is this: if or any planet trace out equal area in equal interval of time about the sun. Any planet trace out equal area in equal interval of
टाइम, एवरी प्लेनेट ट्रेस आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every planet trace out equal area in equal interval of time। According to this law, every planet trace out equal area in equal interval of time about sun। ये और लिख लेना भाई, about sun। तो बेटा बेसिकली मैं बिल्कुल आपको हिंदी मीडियम में बिल्कुल अच्छे से लोकल लैंग्वेज में यूज करके आपको समझा रहा हूं, ताकि जो ये बेसिक पॉइंट्स है ग्रेविटेशन के बेसिक पॉइंट्स आपको अच्छे से ग्रिप बने, इनके ऊपर क्लियर हो। तो कोई भी प्लेनेट है, अगर हम टाइम इंटरवल सेम देते हैं तो अबाउट द सन या अराउंड द सन वो सेम एरिया ट्रेस आउट करता है। और इस सेकंड लॉ को, दिस सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड द एरिया लॉ, दिस सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड द एरिया लॉ। So in this, according to this law, we can say that area trace out by the planet in the definite interval is always constant। ऐसा भी कह सकते हो, is always constant। तो मेरे ख्याल में बेटा सेकंड लॉ की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। Now let me move on the third law। Kepler's third law। According to this law, the square of time period of any planet is directly proportional to the cube of the radius about sun। या मैथमेटिकली यू कैन राइट दिस इक्वेशन इज दैट, मान लो भाई ये कोई प्लेनेट सन के अबाउट घूम रहा है, और मान लो ये जो प्लेनेट है एक जो साइकिल अपना कंप्लीट कर लेता है टी टाइम में, तो ये इसका हो गया टाइम पीरियड। और इसका जो एवरेज रेडियस है वो ले लेते हैं आर। ध्यान रखें एवरेज रेडियस क्या ले लिया, कैपिटल आर। तो सो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बेटा, आर क्यूब। दैट इज योर थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऑफ प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गई। तो फर्स्ट लॉ में आपने क्या पढ़ा है, फर्स्ट लॉ में ये पढ़ा है कि एवरी प्लेनेट revolves around the sun in the definite orbits। According to second law, every planet trace out equal area in the given equal interval of time about the sun। That is your second law। And in the third law, you have discussed that the square of the time period of any planet, is directly proportional to the cube of the average radius of the planet about the sun। अब बेटा बेसिकली एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका किससे रिलेटेड, थर्ड लॉ से। तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं आपको कि थर्ड लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन जाता है। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन और भी आगे करवाएंगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन जब उठाएंगे, पर ये साथ में डेफिनेशन के एक मैं करवा देता हूं। फाइंड द रेडियस ऑफ जुपिटर about sun if the time period of it is 11.6 years। तो बस इतना सा क्वेश्चन दे देता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द जुपिटर अबाउट सन इफ द टाइम पीरियड ऑफ इट इज 11.6। और ये टाइम पीरियड बेटा किसके अबाउट गिवन है, ये सन के ही अबाउट गिवन होता है। 11.6 ईयर किसके अबाउट है, सन के अबाउट ही गिवन होता है। तो देखिए अब मैं इसको डेफिनेट अलग अलग से करके दिखाता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ जुपिटर कितना गिवन है, 11.6 ईयर्स। इसका कंपैरिजन कर लेते हैं अर्थ के साथ।
टाइम पीरियड ऑफ अर्थ कितना है सन के अबाउट 1 ईयर, 1 साल है। रेडियस ऑफ जुपिटर हमें फाइंड आउट करना है, और रेडियस ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर के इक्वल ये होता है। तो अब देखिए अपने पास केपलर थर्ड लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ अगर मैं जुपिटर के लिए इक्वेशन लिखूं तो टीजे स्क्वायर इज इक्वल टू आरजे का क्यूब, सॉरी प्रोपोर्शनल का निशान, यहां से टीजे स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब हो जाएगा भाई, के आर जे क्यूब, ये फर्स्ट हो गई। सिमिलरली अर्थ के लिए अगर हम लिखें तो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू के आर ई का स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया भाई, ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड हम क्या करें, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड। डिवाइड किया तो भाई देखिए टी जे स्क्वायर बाय टी ई स्क्वायर इज इक्वल टू के आर जे क्यूब बाय के आर ई क्यूब, के से के कैंसल आउट हो गया, हमें आर जे निकालना, तो इस इक्वेशन को बेटा आप देखो क्या लिख सकते हैं, टी जे बाय टी ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर जे बाय आर ई का होल क्यूब, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपली वैसे पढ़ के समझ के चलते हैं। मैथमेटिकल स्टूडेंट्स कोई डरने की बात है नहीं, आपने क्या किया इसका होल स्क्वायर बना लिया और इसका होल क्यूब बना लिया। अब मैं आर जे का क्यूब खत्म करना चाहता हूं तो दोनों साइड क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट ले लेंगे, बस सिंपल सी बात है, दोनों साइड क्या ले लेंगे क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ले लीजिए, इक्वेशन क्या बन गई, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो आर जे बाय आर ई इज इक्वल टू टी जे बाय टी ई 2/3 बन गया, टी जे बाय टी ई की पावर 2/3। आर जे की वैल्यू क्या है आपको फाइंड आउट करनी है, आर ई को उधर भेज दो, आर ई की वैल्यू क्या थी 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू टी जे की वैल्यू 11.6 ईयर डिवाइड बाय 1 की पावर 2/3। इसको जब आप सोल्व कर लेते हो, इसको सोल्व करके देख लो भाई ये क्या बन जाएगा, आर जे 11.6 का क्यूब रूट ये हो गया 2.2 का ये हो गया 4.53, अप्रोक्स 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा भाई, 1.5 इंटू 10⁻11 अप्रोक्स ये 5.27 क्या रहा है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8.6864 इंटू 10⁻11 मीटर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 8.64, अप्रोक्स लिख देना क्योंकि मैंने अप्रोक्स के लिए किया ये ट्राई सोल्व किया, तो अप्रोक्स लिख देना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, बट 10 की पावर का ऑर्डर सेम रहेगा, 10 की पावर आपकी 11 ही रहेगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, किससे रिलेटेड बेटा, केपलर थर्ड लॉ से। तो मेरे ख्याल में इस वीडियो में जो मेरा मोटो ये था कि हमने डिफाइन करने केपलर लॉज, वो केपलर लॉज मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक्स है नेक्स्ट वीडियो में देखिए आप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।